आज हम आपको व्रत की स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल के बारे में बता रहे हैं। हमारे जीवन पर्यंत काम आता है। व्रत हमारा जो सर्किल होता है वो गोल होता है, और जब स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं तो वो व्रत को देख के गोल गोल घूमने लगते हैं। जब गोल गोल घूमते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। हमें इन चक्कर से मुक्ति पाना है, तो आज हमें इसको ध्यान से समझना होगा। जो आज इसको समझ लेगा वो जीवन पर्यंत व्रत के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले हम व्रत की परिभाषा लिखते हैं। एक समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम व्रत कहते हैं। माने एक जो निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु के जो समूह हैं, ये हमारी जो है व्रत की परिभाषा है। अब व्रत में क्या क्या होता है, व्रत में कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इनके सवाल हल करते हैं। जैसे हमारा व्रत बना है, ये हमारा व्रत बना है, ये है इसका केंद्र बिंदु, ये है सेंटर, ये है केंद्र बिंदु, या इसको केंद्र कहते हैं व्रत का, या केंद्र बिंदु ये है O, और हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक। माने निश्चित बिंदु से जो समान दूरी पर स्थित जितने बिंदु हैं उनसे मिलाने वाली रेखा जो होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या जो है इसमें OA, और इसको हम रेडियस बोलते हैं, तो इसको हम स्मॉल r से भी प्रदर्शित करते हैं। और एक हमारी सामने मिला देंगे OA और OB, ये हमारी जो है बिंदु से, तो OB भी हमारी जो है एक त्रिज्या हो गई। इसमें व्यास क्या है? व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के दो बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास होती है। तो यहाँ पे डायमीटर बोलते हैं व्यास को, और व्यास बराबर हमारा क्या है? AB। अब यहाँ से हम AB किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि व्यास का फॉर्मूला क्या होगा? व्यास क्या होगा? OA OB। तो माने OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, तो व्यास हमारा जो है हो जाएगा त्रिज्या का दूना, 2 गुणित त्रिज्या। ये तो क्लियर हो गई। लेकिन हमारी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या होगी? हमारी व्यास की आधी। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। ये फॉर्मूले हमारे इसके व्रत के तैयार हुए, त्रिज्या और व्यास से संबंधित। अब हम और आगे इसके बताएंगे। अब है व्रत के अंतः तथा बाह्य क्षेत्र। ये व्रत बना हुआ है, केंद्र O है, त्रिज्या इसकी OX है। अब इसके अंतः और बाह्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो व्रत के अंदर का भाग होता है वो हमारा अंतः क्षेत्र होता है, और जो व्रत के बाहर का क्षेत्र होता है वो हमारा बाह्य क्षेत्र होता है, और जो व्रत पर स्थित होता है वो हमारा वृत्तीय बिंदु होता है, या व्रत पर स्थित बिंदु होता है। जैसे हम एक इस तरह से बिंदु लिख लें, A B C D E F G H, तो हम इसमें लिखेंगे कि वृत्त के अंतः क्षेत्र के बिंदु अगर पूछें, अंतः क्षेत्र के बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, तो हो जाएंगे A, B, C। और अगर बाह्य क्षेत्र के पूछें, हमारे बाह्य क्षेत्र के बिंदु अगर पूछ रही है क्वेश्चन, तो हमारे बाह्य क्षेत्र क्या हो जाएंगे? D, E, F, D, E, F। और वृत्तीय बिंदु या वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु, तो वृत्त पर स्थित बिंदु हमारे क्या क्या हो जाएंगे? वृत्त पर कौन कौन बिंदु स्थित हैं? G, H, G, H।
इस तरह से हम वृत्त के अंतःछेद, बाह्यछेद और वृत्त पर स्थित बिंदुओं को या वृत्तीय क्षेत्र को हम समझ लेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वृत्त की परिधि और परिमाप। वृत्त की परिधि क्या होती है? जो फिगर है, जो इसका चित्र है वृत्त का, तो वृत्त का जो लंबाई है, ये इसके फिगर की जो है, यही वृत्त की परिधि होती है। माने जो वृत्ताकार पथ की लंबाई जो है, ये जो क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल रूप में साइकिल का पहिया लेते हैं। क्या लेते हैं? साइकिल का पहिया। साइकिल के पहिए में बीच में क्या होता है? एक्सल। क्या होता है? एक्सल। तो एक्सल के पॉइंट बिंदु को हम ओ मानते हैं। क्या मानते हैं? ओ। और जो ताने होती हैं, जो ये ताने होती हैं वृत्त की, रिम की, ये होती हैं हमारी त्रिज्याएं। ये क्या होती हैं? हमारी त्रिज्याएं। ओ ए, ओ बी। और ए बी हमारा क्या होता है? दो तानों से मिलकर क्या बनता है? हमारा व्यास। लेकिन रिम के ऊपर जो टायर चढ़ा होता है, अगर हम टायर को काट दें और सीधा खोल दें, तो जो टायर की लंबाई है, यही वृत्त की परिधि होती है। जो तो वृत्ताकार जो पथ है, इसकी लंबाई वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि को ही परिमाप कहते हैं। परिमाप में क्या होता है? जब जो किसी आकृति, कोई भी आकृति हो, उसकी जो लंबाई होती है, वो वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी फिगर का क्षेत्रफल क्या होता है? ये चीज होती है जो अंदर वृत्त क्षेत्र का जो भाग होता है, उसको हम फिगर के अंदर की जो क्षेत्र का जो भाग होता है, वो क्षेत्रफल होता है। जैसे वृत्त की परिधि या परिमाप। परिमाप क्या है? जो चित्र है, इस आकृति की जो घेरे हुए है लंबाई, वो वृत्त की परिधि परिमाप है। तो परिमाप होता है 2 पाई आर। और वृत्त की परिमाप हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा जो वृत्ताकार जो हमारा पथ है, उसका जो क्षेत्र है। तो क्षेत्र क्या है? ये अंदर का पूरा। तो ये हमारा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसमें बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है? वृत्त में, ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है। वृत्त में, वृत्ताकार पथ में या वृत्त पर स्थित दो बिंदु, वृत्त पर स्थित दो बिंदु से वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से बना रेखाखंड, जो ये रेखाखंड है, ये है ए बी। ये क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा। लेकिन अगर ये वृत्तखंड केंद्र से होकर जाए, तो ये जो है ए बी क्या है? ए बी तो जीवा है। क्या है? जीवा। और एसी क्या है? व्यास। एसी क्या है? व्यास। लेकिन ये जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। माने वृत्त का जो व्यास होता है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास भी एक जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे, क्वेश्चन आ जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, तो वो होता है वृत्त का व्यास। अब हम बता रहे हैं आपको वृत्त के चाप के बारे में। जैसे ये हमारा वृत्ताकार पथ है, ये इसका केंद्र बिंदु O है, और ये ये ऐसा चाप लगा ए बी। तो हमारी जो है OA और AB हमारी जो है त्रिज्याएं हैं। अब इसका जो चाप है वो क्या है? AB। तो चाप की परिभाषा होती है वृत्त का एक भाग। वृत्त का एक भाग क्या कहलाता है? चाप। अब इसमें दो चीजें आती हैं चाप में। क्या आती हैं? अब इसमें वृत्त में एक तो ये समझ लो OA OB, ये दो त्रिज्या हो गई, और ये जो ये
जो वृत्त का एक भाग है ए बी जो है ये चाप है, ए बी चाप है। अब इसमें आता है लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है? एक वृत्त है, इसको जीवा ए बी ने दो भागों में विभक्त किया। वृत्त को जीवा ए बी ने दो भागों में विभक्त किया, तो जो ए एक्स बी ये है हमारा लघु चाप, और ये ऊपर वाला जे वाला चाप हमारा जो है, ये हमारा चाप है दीर्घ चाप। तो ये हो गया ए वाई बी। तो इसमें जो है लघु चाप हो गया ए एक्स बी और दीर्घ चाप पूछे तो ए वाई बी। अब इसमें हम आगे बनाते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त देख लेते हैं। अर्धवृत्त ये हमारा वृत्त बना हुआ है, वृत्त का एक केंद्र है। तो वृत्ताकार पथ पे जो विभिन्न दो बिंदु हैं और ये जो है केंद्र से होकर जाते हैं, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड व्यास होता है। तो और ओ ए और ओ बी जो है त्रिज्याएं हो गई इसमें। अब इसका जो व्यास है, ये व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो एक तो भाग हो गया ए एक्स बी और ए हो गया ए वाई बी। तो अर्धवृत्त वृत्त के दो भाग ए एक्स बी और ए वाई बी, ये क्या है? अर्धवृत्त हमारे। तो इस व्यास ने जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो एक भाग ए हो गया ए एक्स बी और ए वाई बी। ये ऐसी संरचना होगी, एक दूसरे पे ऐसे पलट के लगा देंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगी, फिर ये दिखाई नहीं देगी। तो व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम आपको वृत्तखंड के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है, अब ये हमारा वृत्त बन गया। अब ए जो है ए बी, ये दो बिंदु हैं और ए बी जो है जीवा है और ये ए एक्स बी चाप है। तो वृत्तखंड की परिभाषा होती है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड दो होते हैं, एक तो होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें लघु वृत्तखंड क्या है? ए चाप है और ये जीवा है ए बी, तो ए एक्स बी, और दीर्घ वृत्तखंड ए वाई बी, ए वाई बी। अब इसी में आ जाता है हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में क्या होता है? त्रिज्यखंड में एक हमारा ये वृत्त बना, वृत्त का ये हमारा ए बी चाप है। तो वृत्त के चाप के अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं ये है ओ ए ओ बी। त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। चाप और त्रिज्याओं से चाप के अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र हमारा जो है ये यहाँ पे x मान लेते हैं, तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा एक लघु त्रिज्यखंड और एक आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड कौन हो जाएगा इसमें? ए वाला पार्ट। ये हमारा चाप है ए एक्स बी और ये हमारी ओ ए ओ बी त्रिज्याएं हैं।
और इसमें दीर्घ वाला पार्ट एक ऊपर वाला हो जाएगा। तो इसमें ये हमारी त्रिज्याएं हैं ओ ए बी, और ये बी से ये वाला हमारा चाप गया ए वाई बी। तो लघु त्रिज्यखंड हो गया ए और दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया ए आकृति है। अब हम इसमें लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में हम जान गए हैं। अब इसमें और एक हम स्पेशल क्लास लगाएंगे। स्पेशल क्लास में हम वृत्त के फॉर्मूले निकालने बताएं कैसे निकाले जाते हैं, वो हमारे 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर और कंपटीशन की क्लासेस में भी आएंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें यहाँ पर दिखा सकें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।